राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरे जोश के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी खुद 2 दिन राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने रविवार को बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, तो सोमवार को उदयपुर और जोधपुर में जनसभा को संबोधित किया। बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या आप पाकिस्तान के आगे झुकता हुआ भारत देखना चाहते हैं या पाकिस्तान को झुकाने वाला भारत। पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों के विश्वास से ही हमने बीमारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, कालेधन के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी है। आप मुझे बताइए, आप मजबूत भारत देखना चाहते हैं या फिर मजबूर भारत? आपको पाकिस्तान को जवाब देने वाला भारत चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के आगे दबने वाला भारत? आपको देश को कमजोर बनाने वाले कांग्रेस चाहिए या फिर देश को मजबूत बनाने वाली भाजपा चाहिए? आपका एक एक वोट दिल्ली में मजबूत सरकार बनाएगा। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अपने संबोधन में भाजपा और पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। गहलोत नोटबंदी, राफेल, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी को लगातार घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पहले से भी आते रहे हैं, हर तमाम आते हैं और अब लोकसभा में वो जुमलेबाजी करते हैं और जो वादे करते निभाते नहीं है। 5 साल बाद में पुराने वादों को भूल जाते हैं। 2014 में जब आए थे, जो वादे किए थे देश के सामने, प्रदेश के सामने, जहाँ मीटिंग के वहाँ पे भी किए वादे। अगर उन वादों को याद कर ले तो वो बताएं हमारी उपलब्धि क्या है, वो नहीं बताते। राजस्थान में 25 सीटों की लड़ाई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मिशन 25 को भेदना चाहते हैं और यही कारण है कि दोनों पार्टियों के आला नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी अपने इस राजस्थान दौरे में राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के सहारे 25 सीटों के लक्ष्य को साधना चाह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा को पीएम के यह तूफानी दौरे कितना सियासी फायदा पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का आपने मजमून देखा। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय राजस्थान दौरे की। पाकिस्तान को नसीहत और सबक सिखाने के साथ साथ प्रतिपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी चाहते क्या है जो मोदी विरोधियों को पसंद नहीं है। हम चलिए इसी को लेकर के चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब है, राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस के नेता है, हमारे साथ में फतेह सिंह जी गुर्जर हमारे साथ भाजपा नेता है, विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे को हम किस तरह से देखें? हालांकि सामने चुनाव है, दोनों चरणों में पहले चरण में जहां जहां मतदान है अभी उन्हीं क्षेत्रों को उन्होंने चुना है। हो सकता है कि एक बार फिर वो राजस्थान दौरे पे आए क्योंकि 13 सीट के लिए फर्स्ट फेज में मतदान होना है। काफी आक्रामकता और वही अपना एक चित परिचित जो अंदाज है उसी में वो नजर आए। देखिए, जहां तक उनके जो प्रथम चरण के जो है जहां चुनाव होने वाले राजस्थान के, उन पर अगर कंसंट्रेट करें तो आप ये देखिए राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ और मारवाड़ की बड़ी भूमिका रही। कहा जाता है जिसने मेवाड़ और मारवाड़ फतेह कर लिया तो वो सत्ता के बहुत निकट पहुंच जाता है। इसी धारणा को अगर देखें और पिछले विधानसभा के चुनाव परिणाम को भी गौर करें तो मेवाड़ की जो कुल जो सीटें हैं उनमें भाजपा, मेवाड़ की जो है उसमें भाजपा नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कांग्रेस है और उसके बाद में बीपीटी का आता नंबर, कुछ ही निर्दलीय लोग जीते। और मारवाड़ का अगर जहां तुलना करें तो आप जैसे बाड़मेर जो चुनाव है जहाँ पे, और साथ साथ ही आपके जो जैसलमेर, वहां पे तो यह है कि सारी करीब एक सीट छोड़ करके बाड़मेर में एक सीट पे ही भाजपा जीती है, बाकी सब पे कांग्रेस है। और जोधपुर में भी यही स्थिति है। तो इन चीजों को ध्यान, ज्यादा कंसंट्रेशन जो है उनका जो नरेंद्र मोदी की जो सभाएं है वो सीमावर्ती जो जितने जिले हैं, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालौर है, हालांकि जालौर और पाली के अंदर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जो मतलब कहते हैं जोधपुर और बाड़मेर के अंदर जो सीटें हैं वो बीजेपी की बहुत पुअर मतलब परफॉर्मेंस रही थी इस विधानसभा चुनाव। तो यहाँ कंसंट्रेशन यह जो लगातार जो चुनाव ये बैठकें, ये जो जनसभाएं हुई है वो उसका मतलब यही कहा जाता है कि वहाँ के चले कैसे स्ट्रॉन्ग कर। दूसरा ये है कि वहां पे व्यक्तित्व की लड़ाई भी है। एक तो मुख्यमंत्री का मतलब क्या कहते हैं पुत्र गहलोत मैदान में है, तो दूसरी ओर उनके मंत्री जो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जो मैदान में, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब आप आ जाइए चित्तौड़ और ये मतलब उदयपुर की अगर इनका देखा जाए तो वहां पे भी प्रत्यक्ष रूप से कहें तो वहां पे उदयपुर की तो स्थिति है कि वहाँ गुलाबचंद कटारिया की भी प्रतिष्ठा दाव पे है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता होने की वजह से कमान उनके हाथ में है। और आपके चित्तौड़ में जो भी है कि ये जो जहाँ पे भाजपा ने विधानसभा में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो वहां पे जहाँ मतलब गढ़ रहा है या जहां मतलब उनकी बढ़त रही है, तो वहां उस बढ़त को और बढ़ाने की वहां पे एक मशक्कत हो रही है। तो वहां जहां पे आप पिछड़ गए थे वहां पे उसको कम से कम मुख्य धारा में संघर्ष की स्थिति में लाने के लिए या उन्हें जीतने की एक कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की। जी, 25 सीट पे राजस्थान में कब्जा बीजेपी का रहा 2014 में। अभी अगर बात कर लें विधानसभा चुनाव की तो वो स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं जो 2014 में बनी थी या 2013 में बनी थी। तो बीजेपी के लिए दोहरा चैलेंज है। एक तो उस 25 सीट को मेंटेन करना, क्योंकि लगातार चाहे कार्यकर्ता ऊपर से हो चाहे नीचे तक हो, अमित शाह हो या चाहे प्रधानमंत्री, सब मिशन 25 लेकर के चल रहे हैं राजस्थान में। हालांकि सरकार बदल गई तो मिशन कितना सफल होगा ये तो देखने वाली बात है। और आप सही कह रहे हैं कि 2 दिन में जिन सीटों पे जा रहे हैं, क्योंकि सीट पर्टिकुलर अगर उदयपुर में आए हैं तो उदयपुर की बात नहीं है, वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ आसपास का जो एरिया होता है वो सारी सीट, राजसमंद, वो सब कवर करते हैं उस तरह से। एक बात और मेवाड़ की इस बार, उसमें एक बीटीपी जो पार्टी है, बिल्कुल भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है,
वो भी मतलब 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल लड़ रही है और उनके 2 विधानसभा में भी 2 वो सदस्य एक नई चुनौती कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए खड़ी कर रही है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और जोधपुर 3 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। जोधपुर का पता नहीं कितना असर होगा, लेकिन 2 सीट पे वो काफी प्रभावित कर सकते हैं, वो परिणाम बदल भी सकते हैं। और सुना जा रहा है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर की जो सीट है उन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष में भी बना दिया है, वहां कुछ भी हो सकता है। चलिए राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा, पूरे स्पीच के अंदर ये मैं देख रहा हूं कि आक्रामकता तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन परिवारवाद या राहुल गांधी उनके बजाय राष्ट्रवाद, सेना और ये तमाम जो चीजें हैं उन्होंने किया। पुलवामा अटैक सीधा नाम नहीं लेकर के वो जनता के बीच पूछ रहे हैं कि लोगों को नागवाद गुजर रहा है कि मेरा राष्ट्रवाद, सेना को बल मिलना चाहिए, जो वो कह सकते हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। तो पब्लिक से पूछते हैं कि बताइए कि आपको ये चीजें पसंद है कि नहीं है। योगेंद्र जी, मोदी जी दरअसल अपनी जो सुरक्षा बलों को लेकर जो अपनी विफलता है उसको वो भुना रहे हैं, जबकि मैं आपका इस और ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि जो राष्ट्रवाद का नाम लेके जो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनका राष्ट्रवाद कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलवामा हमारे सुरक्षा बलों की खामी के तहत हुआ था और उसमें हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे, और वो शहीद उन्हीं किसान परिवारों के बच्चे हैं जो गांवों से आते हैं। मोदी जी अपनी विफलता को प्रचारित कर रहे हैं। देश के अंदर 150 से अधिक सैनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर कहा कि सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं मोदी जी। रामनाथ कोविंद जी को पत्र लिखा उन्होंने, और जो वो आंकड़े दे रहे हैं, अभी आपने सुना होगा कि सुषमा स्वराज जी ने कहा कि बालाकोट के अंदर जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें ना तो कोई नागरिक मरा है ना ही कोई सैनिक मरा है। तो सोचने वाली बात है कि ये झूठ बार बार क्यों परोसते हैं जनता को। और वो किसने कहा कि वहां कोई नहीं मरा? ये मैं बता रहा हूँ, सुषमा स्वराज जी का एक स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है कि नो पाक सोल्जर और सिटीजन डाइड इन बालाकोट एयर स्ट्राइक। टेररिस्ट मरे हैं उसमें? नहीं, टेररिस्ट भी नहीं मरा है, उसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो तो बताया ना, अभी हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं। 300 मोबाइल वहां पे उस वक्त काम कर रहे थे। मोबाइल लोकेशंस आप देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर तक की भी होती है, उसमें भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि देखो हम इंटरनेशनल जमाने में रह रहे हैं जहां सैटेलाइट लगे हुए हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद उन्होंने झूठ बोला। सेना ने उसकी पुष्टि नहीं की। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने 300 का, किसी ने 350 का, किसी ने 400 का, जबकि ये तय बात है अगर 350 या 450 मरे होते, फर्ज कीजिए योगेंद्र जी, क्या वहां का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मोदी जी के दोबारा आने की कामना करता? आप सोचिए ना कितना बड़ा विरोधाभास है। आप सोचिए इस चीज को। मोदी जी सिर्फ अपनी विफलता बुना रहे हैं। जो उड़ी हुआ, चाहे पठानकोट हुआ, चाहे आपका गुरदासपुर हुआ, चाहे पुलवामा हुआ, ये तो उनकी विफलता है। वो कहते हैं कि साहब मेरे कार्यकाल में कोई हमला नहीं हुआ। अरे भाई कैसे नहीं हुआ हमला? आपने जो एयर लिफ्ट होनी चाहिए वो आपने हटवा दी, जो पेट्रोलिंग होती थी हाईवेज पे वो आपने हटवा दी। तो आप सोचिए ना, आप अपनी विफलता को बुला रहे। आपने वहां पे पत्थरबाजों को छोड़ा, कश्मीर सुलग उठा। आपने आतंकवादियों को अपने कोटे में मंदिर बनाया, कश्मीर सुलग उठा। कश्मीर के साथ, अफ्सपा के साथ भी आपने ड्रीम डॉक्यूमेंट के साथ समझौता किया। कश्मीर के मुद्दे का प्रचार वो राजस्थान और यूपी में करते हैं, जबकि कश्मीर में जाके वो अपना मैनिफेस्टो चेंज कर देते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रवाद के नाम पे ये जहर उगल रहे हैं ना मोदी जी, वो इस देश के लिए बहुत घातक है। अगर समस्या का देखो, सेना के साथ में किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। सैन्य बलों को जो सुरक्षा और साजो सामान मिलने चाहिए, जो उनको एहतियात मिलनी चाहिए, या जो उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। 8 दिन पहले उसकी पूरी सूचना थी कि साहब इनके ऊपर हमला हो सकता है। कैसे अति सुरक्षित काफिले के अंदर गाड़ियां घुस जाती है। आप सोचिए, इस पर पूरा राजनीति करते हैं मोदी जी। और हम तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, और देश के प्राइम मिनिस्टर को सैनिकों की शहादत पे कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने सैनिकों की शहादत पे राजनीति करते हैं, तो आज अब गांव में जाते हैं तो किसान यही कहते हैं कि आपने हमारे बच्चों को मरवा के वोट मांग रहे हो आप। किसान यही सवाल करता है कि गांव में तो हम मरते हैं खेत में, और सेना पर बॉर्डर पे हमारा बच्चा मरता है, तो क्या आप हमारे बच्चे की शहादत पे वोट मांग रहे हैं? मोदी जी किसी शहीद की अंत्येष्टि में नहीं गए, जाके दिखाएं, हम बताते हैं आपको।
लोग सवाल करेंगे, हेलीकॉप्टर उतरता नहीं है, कहीं पे भी जाएंगे नहीं, मोदी जी जाते ही नहीं है, सिर्फ दूर दूर से प्रचार करते हैं कि साहब सैनिकों को मैंने ये दे दिया। अरे आप सैनिकों को मरवा रहे हो। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, गृह मंत्रालय का एक आंकड़ा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 14 से लेकर 18 के बीच में 76% सैनिकों की शहादत बढ़ी है, सॉरी 93%, और दूसरा 176% आतंकी हमले बढ़े। तो क्या मतलब आतंकी हमले बढ़ गए, आप मतलब राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना चाहते हो? आतंकी हमले आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं इसको आपको मैं आपको वही बताना चाहता हूं। मेरे पास में उसकी पूरी कटिंग है, उसमें बाकायदा उसमें क्लियर कट उन्होंने लिखा है कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 18 के बीच में शहीदों की संख्या 93% बढ़ी और आतंकी घटनाएं 176% बढ़ी। आप कहोगे मैं आपको इसकी कटिंग भेज दूंगा। तो मोदी जी अपनी विफलता को बना रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्य। एक बार मैं विष्णु कुलवाल जी के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, मोदी साहब तो अपनी बात कह रहे हैं सेना को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर के कि मैं राष्ट्रवाद का प्रेरक हूं, राष्ट्रवाद मेरे रग रग में भरा हुआ है, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं है। निशाना कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो आप लोगों पे भी होता है, जहां लगता है कि जो पार्टी गैर भाजपाई या विरोधी है उसी को वो कोट जरूर करते हैं। अभी राजेंद्र जी ये बात कह रहे थे कि फेलियर है सिक्योरिटी के नाम पे मोदी साहब का, और वो कहते हैं कि बिल्कुल इससे बेहतर सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री का जो पद है वो एक गरिमापूर्ण पद है और नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को उन्होंने बहुत ठेस पहुंचाया है। ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक काम ऐसा बता दिया अपने शासनकाल में 5 साल में जो उन्होंने किया हो, वो ये बता दे कि ये 5 साल में मैंने काम किया। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी अगर ये काम करते और वो विकास गिनाते अपने तो ज्यादा अच्छा था। अरे क्या हम राष्ट्र विरोधी लोग हैं क्या? इन लोगों का इंडाइट में कहने का मतलब यह है कि जो मोदी जी जो खिलाफ है ना, वो लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं। एक देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार की भाषा बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको समझाते नहीं है कि इस ढंग की भाषा बोलना उनके लिए कितना खतरनाक है। आप हमारे देखिए, हम सब देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हैं, पर प्रधानमंत्री हमें आतंकवादी कहे, हमें राष्ट्र विरोधी कहे तो हमारे मन में क्या गुजरती है ये हमें पता है। प्रधानमंत्री जी अपने विकास कार्यों को गिनाए, जो भी कोई योजना है कि उसको गिनाए, विकास के आधार पर वोट मांगे। देश में सैनिक और सेना के आधार पर वोट नहीं मांगे। सेना हमारे भारत की है और हम भी भारतीय हैं, मोदी जी भी भारतीय हैं, तो सेना को बीच में न लाके वो सीधे कहें। देखिए, पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए मोदी जी को कौन मना कर रहा है? हम सारे हिंदुस्तानी 135 करोड़ जनता मोदी जी के साथ में। सवाल है कि वो पाकिस्तान की बात इस चुनाव में क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ वो ये कहते हैं कि सब मैं हूं जो राष्ट्रवाद की बात करता हूं और जो विरोधी लोग हैं ये पाकिस्तान की बात करते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी को बहुत संयमता के साथ बोलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम ये खुद कर रहे हैं और वो दूसरे पर लगाते हैं, पर ये प्रधानमंत्री जी की अच्छी भाषा नहीं है। राजस्थान में उन्होंने क्या कहा? ये कहा पाकिस्तानी। क्या भाई कौन है पाकिस्तानी? अगर पाकिस्तानी तो उसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। आप कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हो, आरोप झूठे लगाना चाहते हो, तो झूठे आरोप और झूठे नारे 2014 में मोदी जी ने लगा लिए। अब 2019 में मोदी जी की विदाई निश्चित है। मोदी जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, फतेह सिंह जी, कुलवाल साहब विदाई कर रहे हैं मोदी साहब की, और राजेंद्र जी ने कहा है कि सिक्योरिटी राष्ट्रवाद इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के आंकड़ों की तय में जाना चाहिए कि कितने शहादत कितनी बड़ी है, अटैक कितने बड़े हैं बॉर्डर एरिया में। देखिए योगेंद्र जी, मैं आज आपसे कहूं कि जिस तरह की बात राजेंद्र जी और कुलवाल जी कर रहे हैं, इनकी बौखलाहट इसमें साफ नजर आ रही है। परसों का बयान मायावती जी का उत्तर प्रदेश से है, मुलायम सिंह जी बगल में खड़े हैं, कि गेस्ट हाउस की घटना भूलने वाली घटना नहीं है। ये कब का? 2 दिन पहले के उनके स्वयं के बयान है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव है और मुझे चुनाव जिताएं,
और मायावती जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो गेस्ट हाउस की घटना घटी वो घटना भूलने लायक नहीं है, पर क्योंकि अभी हमारी मजबूरी है इसलिए हमारे गठबंधन जरूरी है। आप देखिए इन लोगों की छटपटाहट, और राजेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं कि घटनाएं बड़ी हैं, उनका प्रतिशत बढ़ा है। इस देश के स्वाभिमान को जिस आदमी ने खड़ा किया और देश दुनिया के अंदर हमारे भारत की प्रतिष्ठा को जिस स्थान पे पहुंचाया, आज ये लोग यूं छटपटाहट भरी बातें करके, आज से पहले मनमोहन सिंह जी अमेरिका जाते थे तो वहां का कोई सीनियर, छोटा सा सीनियर या कोई विदेश मंत्री आके उनको रिसीव करे, और जब देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विदेश में जाए और वहां का जो टॉप मोस्ट, वहां का राष्ट्रपति हो, वहां का प्रधानमंत्री हो और पूरा कैबिनेट जिस जोश और जिस जोरदार से उनका स्वागत करे। कहां पे? एयरपोर्ट की बात कर रहे हो आप? मैं एयरपोर्ट की नहीं, देश की सदन में, देश के सर्वोच्च में कहना चाह रहा हूं आपसे। एक बात मुझे बताइए, मैं हर आदमी को टोका है, इस वजह से आपसे भी मैं जानना चाहूंगा। आपने एक बात कही कि सीनेटर रिसीव करने जाता है मोदी जी का स्वागत करने के लिए, वहां का राष्ट्रपति आता है, वहां की कैबिनेट रहती है, ये कहां कहीं देखा है आपने? अमेरिका में राष्ट्रपति, अमेरिका का प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं पता रहे, रिसीव करने गए? बिल्कुल। व्हाइट हाउस में उनका वेलकम। दूसरी बात और नहीं, व्हाइट हाउस में वेलकम की बात कर रहे हो या व्हाइट हाउस के? तो व्हाइट हाउस में देश का हर प्रधानमंत्री जो अमेरिका दौरे पे गया है सर, वो जरूर गया है। जब वो मालिक वही है, वेलकम उन्हीं को करना है, ये प्रोटोकॉल है। हम इस बात को क्यों करते हैं? योगेंद्र जी इसके अलावा आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सब देश की बात करो, बोर्डो विदेश की बात बाद में करेंगे। मैंने आज कहा कि मेरा देश का आदमी जब विदेश में जाता था तो उससे कोई लोग मिलने को तैयार नहीं था। आज देश का आदमी जब विदेश में व्यापार के लिए जाता है या कहीं पे भी जाता है, वरना पासपोर्ट दिखाता है तो वहां का आदमी उसका उस मजबूती से हाथ पकड़ता है। अमेरिका में वो क्यों हुआ? आज देश की जो विश्वास देश के प्रति बढ़ा, जो सम्मान देश के प्रति बढ़ा, आज इन लोगों को सिर्फ देश में राज करने के अलावा देश की ना सुरक्षा से इनको मतलब, ना देश की राष्ट्रवाद से इनको मतलब, आतंकवादी हमले हमारे घर में आके हो हमें उससे मतलब नहीं। इनको तो एक चीज चाहिए कि हमने कितने मारे। अरे मारने की बात आप मत करिए, हमारा देश सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी किसी को आतंकवाद की उसको पनाह दे और फिर हम ये कहें कि हमारे इतने आतंकवादी देखिए पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह किसने दी? हिंदुस्तान में किसने पनाह दी? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज आतंकवादी मंत्रालय की रिपोर्ट देख लीजिए, उसके फूलवाल जी आप धरने को पाल के बैठे ना, गृह मंत्रालय आज रिपोर्ट, आज देश में चुनाव का समय, आज ये रिपोर्टें कोई मायने नहीं रखती। आज देश का चुनाव 2019 जो भाग्य विधाता ने मन बना के तय कर लिया कि मुझे देश में वापस लोकसभा क्षेत्र के अंदर स्थानीय मुद्दा भी तो कोई रहता है। आपके मुद्दे हम 23 को देखेंगे, 23 मई को इसका देश आपको बताएगा कि मायावती जी कहां खड़े हैं, मिलेंगे साहब कहां खड़े हैं, यही मिलेंगे। जनता मैंडेट देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जरूर लौटेंगे। पानी पिलाओ हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय राजस्थान दौरे की। मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। एक बात मोदी साहब ने कही है कि पहले ये चर्चा रहती थी कि उनके पास परमाणु बम है, उनके पास परमाणु बम है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास को दीपावली को चलाने के थोड़ी ना परमाणु, यानी कि हमारे पास भी साजबाज के साथ हम बैठे हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो हमले कर देंगे। एक बात। दूसरी एक बात और उन्होंने कही कि कत्ल की रात होती अगर उस दिन हमारे अभिनंदन को अगर लौटाते नहीं तो। 2 बातें मैं यहां जानना चाहूंगा। ये कभी किसी ने कहा कि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर पावर है और उसकी वजह से हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, उसकी तरफ अटैक नहीं कर सकते, या मोदी जी का अपना एक नया गढ़ा हुआ बयान है? देखिए, ये जो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कुछ बातें ऐसी होती है जो स्ट्रेटेजिकल होती है।
और कुछ बातें होती है चुनाव जीतने की और पूरे मॉब को अपनी तरफ आकर्षित करने की। जो ये जितने भी हैं मुद्दे, चाहे आप कोई सी भी दल जो भी बातें कर रहा है, जो घोषणाएं कर रहा है, अभी सरकार में लेकिन फिर भी घोषणाएं हो रही है, इतने दे देंगे, उतने कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये पूरा जो माहौल अपने पक्ष में करने के लिए हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से अपना करता है। अब वो जनता वो कितनी मतलब क्या कहते हैं उससे जुड़ती है, कितनी उससे प्रभावित होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट बड़ा मायने रखता है। नहीं, ये जो बात कहा है कि जैसे अभिनंदन की बात जो आई है, उस मामले में ये कि तनावपूर्ण स्थिति हो सकती थी। अब आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि परमाणु युद्ध हो, हम भी नहीं चाहते परमाणु युद्ध हो, क्योंकि वहां पे भी नेता जो वही बयान देते हैं जो हम यहाँ बयान दे रहे हैं कि हमने कोई खिलौने नहीं रख रखे सिद्धांत के लिए, पर वो कभी भी हम मतलब उस पर ये कर सकते हैं। और उसकी स्थिति क्या होगी कि यहाँ मतलब अगर युद्ध ये यहाँ जो अगर स्थितियां हो गई तो मतलब क्या कहते हैं बड़ी विचित्र स्थिति। आज जो 5 नदियां हैं, ये आज जितनी भी नदियां सब सूख जाएंगी, हिमालय पिघल जाएगा, तो वो वाली स्थितियां भी आ सकती है। और मतलब तो ये उनको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। तो ऐसी सूरत में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि मतलब ये परमाणु शस्त्र। हाँ, ये जरूर है कि ये जो मौका जो है चुनाव का है, और इस चुनाव में अभिनंदन की चूंकि वापसी हुई है, किस तरह से हुई है ये भी बात, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है, इसमें कोई भारत की सफलता भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से भी इस तरह का है। क्योंकि वो कोई जासूसी करने नहीं गया था मौके में। अगर एयर स्ट्राइक में मतलब क्या था कोई है, और ये भी मान के चलिए जो एयर स्ट्राइक होती है और उसमें कोई मतलब मान लीजिए किसी ने आक्रमण भी किया, या अगर वो उसका जो विमान क्षतिग्रस्त भी हो गया, तो जो बचाव के लिए पहुंचता तो वो आपका पैराशूट से वो 10 किलोमीटर दूर आगे जाकर के उतरता है या 5 किलोमीटर, तो बॉर्डर इधर उधर हो सकती है। तो ये बात है कि वो युद्ध बंदी के रूप में तो उसको लिया जा सकता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं लिया जा सकता उसको। तो और ये एक दूसरे देशों को मतलब क्या था ना सम्मान, जैसे आज ही शायद 100 के लगभग पाकिस्तान ने मछुआरों को रिहा किया है। तो ये अगर ऐसी स्थितियां होती तो ये चीजें नहीं आती। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि एक माहौल बनाने के लिए किया जाता। लेकिन हाँ, ये जरूर है श्रीलंका की जैसी घटनाएं हैं, इससे पहले मतलब पाकिस्तान में भी मतलब बस से उतार के लोगों को मारा गया, इसी तरह से बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही, ये बात है दुनिया आतंकवाद से अभी मुक्त नहीं हुई है। ISI आज बोल लो सीरिया में भी सिर उठा रहा है वापस। बिल्कुल, ये सारी आतंकवाद अभी एक दिन पहले जो श्रीलंका में है उसमें भी कहते हैं कि IS के कुछ ट्रेनीज जो वहां पे निकल के आए सीरिया से, मुद्दा तो आतंकवाद है और रहेगा, क्योंकि अभी जब तक ये पूरी तरह से शांत न हो जाए सारे देश के मुल्क के। लेकिन हाँ, ये जाके है जो ये स्ट्राइक से हमने इतने मार दिए, उधर के ये किया वो किया, हो सकता है कि प्रचार का भी एक माध्यम हो। और ये है कि वो किसी न किसी भी सेना के शौर्य का और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है। कोई भी नहीं चाहता, देश का कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में सैनिक और हमारी सेना के शौर्य पर कोई शक शुबा नहीं रखता है, आम मतदाता भी नहीं रखता है। लेकिन अगर ये चीजों को एक माहौल बनाने की कोशिश होती है और एक दूसरे का ऐसे जो एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोपों के जो मतलब जो गोला मिसाइलें दागी जाती है, वो वाला एक ये चुनावी मिसाइलें हैं ये, जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, पर माहौल बनाने की मकसद जी। तो ये माना जा सकता है कि मोदी साहब के ये जो बयान है उनके एक तरह से निजी कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि बोलते हैं तो फिर वो बातें सरकारी खाते से होती। अगर सफलता ये कहा जा सकता है तो इस गवर्नमेंट को ये है कि आपका जो अभिनंदन जो विंग कमांडर जो था उससे सकुशल ले आए, ये इसे कामयाबी भी कह सकते हैं। पाकिस्तान चाहता तो नहीं छोड़ सकता, या उसको किसी ने किसी जादव कुलदीप यादव को भी तो वो नहीं छोड़ा, अभी तक भी नहीं है, वो ईरान से लेकर के आए थे उनको। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो इस बात को लेकर के कहा जा सकता है कि हम देश की मतलब जो भी जो स्थिति है, ऐसी बात नहीं कि 1971 के युद्ध को मतलब कांग्रेस ने नहीं बनाया होगा। 1971 के युद्ध में भी आपने देखा थम्पिंग मेजोरिटी से इंदिरा गांधी मतलब क्या था ना, जिस तरह से 440 सीटें, उससे भी अधिक सीटें या जब लगभग मतलब सीटों से आई। तो ये युद्ध और निर्णायक युद्ध इस तरह की मतलब माहौल तो बनाते ही है। लेकिन ये है कि जो भी कहा जाए सबूतों के साथ कहा जाए और साथ साथ ही पुख्ता दिया जाए, जिससे आम आदमी भी महसूस करे
कि ये जो कार्रवाई कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिस इलेक्शन को लेकर के कई मर्तबा इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि मुद्दों से भटक रहा है ये सवाल, बिना हाथ पार के मुद्दे भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तैर रहे हैं, ये कहे जा सकते हैं ये चुनावी माहौल में मुद्दे का जो वास्तव में जो मुद्दे चुनाव में होने चाहिए उनसे ध्यान बटाने के लिए ऐसी चीजें आ रही। राष्ट्रवाद, अगर राष्ट्रवाद नहीं होता तो ये देश स्वतंत्र नहीं होता, सबसे पहली बात। इसके बाद में राष्ट्रवाद तो वहां से ही शुरुआत हुई कि जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो राष्ट्रवाद की भावना हमारी हमेशा से रही है। लेकिन अब चूंकि इसको इस माहौल को ऐसे मतलब हकीकत में राष्ट्रवाद वही था जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि हमारे घर के लोग या हम हमारे सगे संबंधी कोई राजनीतिक सिंहासन पे भी आकर के बैठेंगे या किसी पार्टी से चुनाव भी लड़ेंगे। उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि अंग्रेजों का कि राष्ट्रवाद आपकी नजर में क्या आप परिभाषित कर रहे हैं, दूसरा उसे राष्ट्रवाद के रूप में देख रहा है जी। ये इसके जो पर्याय, इसका शाब्दिक अर्थ जो है चुनाव में अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए उसको ये मुद्दा बनाया। चलिए, मैं फतेह सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे सिर्फ राजनीतिक माहौल के लिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हो, सिर्फ इसी वजह से बोल रहे हैं। जनता यकीन कैसे करेगी? क्योंकि अगर मुद्दों को छोड़ के हम दूसरी चीजों पर चले जाएंगे, सभाओं में कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरे लोग मिले नहीं और ये स्थितियां बनना शुरू भी हो गई है कि जनता कुछ ऐसे फैक्ट्स को सुनना चाहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालात ये हैं कि बड़े नेताओं की सभाओं में किसी को गेहूं देने का बहाना बनाया जाता है, किसी को कहा जाता है कि तुम्हारे गर्मियों में बिजली के कनेक्शन होंगे, उसके लिए आपको चलना है। अभी ये हालात हो गए हैं, ये एक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूं और आपको नहीं यकीन तो मैं सुनवा भी सकता हूं लोगों की बाइटें कि क्यों आए हैं सभाओं में। केवल मैं एक ही पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी जगह हालात यही है। तो ऐसा क्यों, मुद्दों से क्यों भटक रहा है ये चुनाव? देखिए योगेंद्र जी, जिस हालात में आज हमारा देश खड़ा है और आप जिस बात को लेके कह रहे हैं कि पार्टी जो सभाएं करती है उसमें कोई गेहूं देने की बात करता है या कोई बिजली देने की आम पब्लिक को लाने के लिए, आम पब्लिक को लाने के लिए, तो मैं बता दूं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने या कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसी छोटी हरकत कभी भी नहीं की कि कभी किसी को गेहूं देने के नाम पे या कभी किसी को साड़ी देने के नाम पे या कभी किसी को घी तेल या बिजली देने के नाम पे सभाओं में बुलाया हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जहां जहां सभाएं होती हैं, साड़ी कहां से आई है? ये साड़ियां मैं आपसे कह रहा हूं ना, गेहूं साड़ियां जो देने वाले लोग हैं, आप जो वही मैं पूछना चाह रहा हूं, साड़ी का उदय कहां से हुआ सभाओं में? देखो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता योगेंद्र जी, बीजेपी ने किया ना, भारतीय जनता पार्टी मैं कुलवाल जी आपसे कहना चाहता हूं, अभी गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। आपकी बीएसपी ने क्या किया, वो कोई क्या बताइए ना, पर जिस दौर में आज भारतीय ये बात का हो रहा है, मुर्दों को सोने नहीं दिया जा रहा, सबसे बड़ी बात ही है ये, मुर्दे भी तकलीफ में है, तो हमें क्यों निकाला जा रहा है बाहर? योगेंद्र जी, आज नरेंद्र मोदी जी ने उदयपुर में अभी मेवाड़ की धरती से कहा कि इस देश का जो नव मतदाता है, जो पहली बार मतदान करेगा, उसका जन्म 21वीं सदी में हुआ और क्योंकि उसको इस सदी में जीना है, उसका भविष्य इस देश के साथ जुड़ा हुआ है। आपको अपने भविष्य को देखना है। अगर आप इस देश को सुरक्षित हाथों में देना चाहते हैं और आप अपने जीवन की लंबी पारी खेलना चाहते हैं और इस देश को, वैभव को वैसे ही बढ़ाते हुए रखना चाहते हैं, तो आपको सोच समझ के इस लोकतंत्र के ऊपर में सोच समझ के वोट करना पड़ेगा। क्यों कि 21वीं सदी आपकी है, आपने 21वीं सदी में जन्म लिया है, आपको इस देश में रहना है, आपको इस देश को आगे बढ़ाना है, आप इस देश के भाग्य विधाता हो। ऐसी बात आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेवाड़ की धरती से कहा है, तो आप इसके मायने देखिए। आप बाकी ये शब्द मतदाता से कोई नहीं कह सकता, ऐसे शब्द नहीं कह सकते, कभी सुने नहीं आपने औरों से। सभी पहली बार जो वोट डाल रहे हैं, सभी मतदाता, आज आप दाता है वो मत। आज आप कोटड़ी से आदरणीय गहलोत साहब का भाषण सुनिए, वो या तो नोटबंदी पे बात करते नजर आ रहे हैं, या राफेल पे बात करते नजर आ रहे हैं, या वो इंदिरा जी की शहादत, इंदिरा जी की शहादत हुई, इंदिरा जी ने अपना एक एक खून का कतरा इस देश को दिया, या फिर वो राजीव जी की शहादत पे बात करते हैं।
उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने आज ये नहीं कहा कि मैंने किसानों का कर्ज माफी का काम किया, मैंने कर्ज माफी कर दी, मैंने युवाओं को 3,500 रुपए भत्ता देने की बात कही, भत्ता दे दिया। हमने जो भामाशाह योजना थी उसको बंद कर दिया। हमने जो राशन हम राशन की दुकान पे बेचते थे उस राशन की डिलीवरी बंद कर दी। आज आप देखिए, आज सिर्फ उनको नहीं सर, राशन की डिलीवरी बंद हो गई, मुझे पता नहीं। मैं आपसे आज कह देना, और सुनिए, आज जो 10% आरक्षण सवर्णों को दिया उनका सर्टिफिकेट आज यहाँ की सरकार ने बनाना बंद कर दिया। क्यों? कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 10% का आरक्षण सवर्ण लोगों को दिया। दूसरा हो सकते हैं, नहीं आप मुझे बता, बिल्कुल आज की तारीख में आपको ऑफिशियल बात कर तो कोई मना नहीं एक सेकंड सर, फतेह सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं आप और बहुत अच्छे से सब चीजों का तजुर्बा रखते हैं और मुझे लगता है कि आरक्षण के हालात का दंश, इसकी राजनीति, हम 4 लोग और आपके अलावा बैठे हैं, हमसे बेहतर तरीके से ना किसी ने जिया ना कोई समझ सकता है। आप बहुत अच्छे से समझते हैं इसको, क्योंकि आप लोग आंदोलन के उसमें रहे हैं। ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ कानून होगा, कोई राज्य ऐसी हिमाकत करेगा? बिल्कुल उसको लागू, मैं आज आपको ऑफिशियल बता सकता हूं लागू कर। उसके साथ साथ दूसरी और घटना आपको कहना नहीं, आप इसको बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं। कांग्रेस के भाई बैठे हैं, इन लोगों ने देश में लागू हुई, बिल्कुल कोई राज्य मना कर सकता था कि मैं तो नहीं करूंगा लागू? नोटबंदी अलग विषय है, नोटबंदी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चलती है, आरक्षण स्टेट के मैटर होते हैं। मैं आपसे आज खुली चुनौती देना चाहता हूं, कांग्रेस के भाई बैठे हैं। इसके अलावा उन लोगों ने एक और काम किया, हमने जो हमारे किसान को 2,000 रुपए मासिक किस्त देने की जो काम किया, 30 लाख किसान यहाँ का बैंकों से जुड़ा हुआ था, उनकी सूचनाएं आपने केंद्र को नहीं भेजी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को नहीं मिल जाए। और ये चुनाव नहीं होते तो ना तो हमारे 10% का रिजर्वेशन जो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया वो सर्टिफिकेट भी बनते, और किसान का 2,000 रुपए उनके खाते में आना था, 2,000 रुपए भी खाते में आता। ये इनकी छोटी मानसिकता जो चुनाव को लेकर आज खड़ी कर रखी है, क्योंकि किसान इनके मतदाता नहीं है, युवा इनका मतदाता नहीं है, जो स्वर्ण है उनका मतदाता नहीं है। आप मुझे बताइए ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा मैं 10 दिन में कर्ज माफी, और आपकी महासचिव ने कहा उत्तर प्रदेश से कि हमारी राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने 10 दिन में खत्म किया। कौन सा 3 दिन में किया? आप मुझे एक आदमी का, आप किसी राजेंद्र जी जाके देखिए ना, राजेंद्र जी यहाँ से बात कहना और हो सके के साथ कहना, 18 लाख किसानों को आप लोगों ने जिस बैकआउट में अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सही जिस बैकआउट के साथ में आप विधानसभा चुनाव में गए, आज मतदाता समझदार है, आप देश की जनता समझदार है, आप किसी बैकग्राउंड में आने वाली नहीं है। आज आप देश में न्याय की बात करते हैं, अब होगा न्याय। आप 60 साल से कहां गए थे? आपने इसका मतलब देश के साथ अन्याय किया। आप किस न्याय की बात करना चाहते हैं? मुझे करोड़ का जो मध्यम वर्ग है ना, वो यूपीए 1 और यूपीए 2 में ही बना था। देखिए ऐसा है, आज आप किसी को मध्यम वर्ग 6,000 रुपए मिले, अच्छी नौकरी, आप किस मत से निकाल के कौन सी तो योजना को बंद करेंगे? आप अपना विजन क्लियर कीजिए। अरे भाई, आप चुनाव के लिए 55,000 लोगों को बात कर रहे हैं, हम 3,60,000 की व्यवस्था नहीं करते। आप मुझे इस बात का, आपने कॉर्पोरेट्स का कितना सारा कर्ज माफ किया 2014 से लेकर 19 तक? 5,55,603 करोड़ रुपया। मैं आपको दे रहा हूँ राजेंद्र जी, मैं बात से नहीं जाना चाहता। आपने जिस धोखे से राजस्थान में इसका मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, वो पैसा जो एक बात मैं जरूर समझना चाहूंगा आप लोगों से, पॉलिटिकल पार्टीज के सारे नुमाइंदे आप हमारे साथ में बैठे हैं। जब किसी पार्टी की सरकार बन जाती है तो विपक्ष वालों को यह क्यों लगता है कि छलावे के साथ उन्होंने पब्लिक को हथिया लिया अपने पास में, मतदाता को गुमराह किया है? ये क्यों कहा जाता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 में, लगातार कांग्रेस और गैर भाजपाई ये बात कहते आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जुमलों के बाढ़ आ गई उस समय और उसमें गुमराह हो गई पब्लिक। यही बात आज आप बोल रहे हैं कि राजस्थान की पब्लिक गुमराह हो गई। पब्लिक गुमराह होती है कि आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, पब्लिक को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, इसे गुमराह क्यों कहते हैं? अगर आपके हक में वोट डाले तो सही है और दूसरे के हक में वोट डाले तो गुमराह हो गई पब्लिक। गुमराह तो मुझे लगता है नेता हो रहे हैं जो पब्लिक को समझ नहीं पा रहे हैं। फतेह सिंह जी, मैं दोनों से तीनों से जानना चाहूंगा, पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप लोग? गुमराह क्यों बताते हैं पब्लिक को? पब्लिक अपने विवेक से काम लेती है। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल पब्लिक अपने विवेक से काम लेती है,
पर आप किसी को अकस्मात किसी चीज की घोषणा कर दें और उसका सोचने समझने का आप समय ही नहीं दें। आप 10 दिन पहले बाड़मेर में आते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो कहते हैं मैं संपूर्ण कर्ज माफी कर दूंगा। आदमी उसकी रॉन्ग और राइट में जाने की सोच को खत्म करके हम युवाओं को 3500 आपके घोषणा पत्र, उससे पहले आप नहीं बोलते। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप उसको समय से पहले, आप आज ये चुनाव घोषणा पत्र के 2 दिन पहले आपने कहा कि हम 72,000 बेरोजगारी भत्ता है और न्याय आप ये 4 साल से क्यों नहीं बोलते आए कि हम, अगर आज नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है और अगर हम इस आम चुनाव में जनता के पास जाएंगे तो हम आपको 72,000 रुपए देंगे, हम आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन हम आप कहेंगे ऐसे कोई क्यों? आप 2 दिन पहले क्यों, आप योजना को साल भर पहले तो पब्लिक के सामने लाइए, उसका राइट और रॉन्ग रिजल्ट तो सरकार का राजनीतिक दल तय कर लें कि 1 साल पहले ही मैनिफेस्टो जारी होना चाहिए, तभी आप घोषणा करिए, फिर साल भर तो हम उन मुद्दों पे लड़ेंगे। ये तो आप लोग तय करिए, क्योंकि इसकी कोई बाध्यता तो है नहीं। जिसके जमे जो कहिए, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ लोकतंत्र की जो एंजॉय करते हैं नेता हमारे, वो यही तो मजे ले रहे हैं सब। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास भी आना चाहूंगा मैं एक बार। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब जीत जाते हैं, जब तो ठीक है, जनता ने बहुत अच्छा काम किया, और जब जनता खारिज कर देती है तो गुमराह हो जाते हैं, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं आपको कि हमने राजस्थान सरकार बनाई, 100 दिन से अधिक हो गए हमें, 100 दिन ही मान लीजिए, और हमने 100 दिन की कार्य योजना, जो हमारी उपलब्धियां हैं, हमने जो भी जनता से जुड़े हुए फैसले किए, जो कि हमने चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए थे, हमने उनका एक उपलब्धि पत्र जारी किया। अब आप समझो कि मोदी जी 2014 में पूरे देश से बड़े बड़े वादे करके आए थे। उन्होंने 1825 दिन का कोई हिसाब नहीं दिया, जबकि हमने 100 दिन का हिसाब रखा। आप हमारी साइट पे, मैं इनको वो दे दूं, मैं आपको पिछली डिबेट में बताया था, मैंने कहा मैं आपको 100 दिन का मेरा कार्य योजना का उपलब्धि पत्र देता हूं, आप उस पर डिबेट करवाइए। दूसरा, 2014 में मोदी जी ने जो जो वादे किए थे, चाहे सैनिकों से किए हो, चाहे किसानों से किए हो, चाहे महिलाओं से किए हो, चाहे आदिवासियों से किए हो, चाहे दलितों से किए हो, तो 1825 दिनों का कोई हिसाब पत्र उन्होंने नहीं दिया। अब नए वादे करके आ गए। हर चुनाव में उनके वही वादे, मंदिर का मुद्दा वो वापस लेके आ जाते हैं, सेना को फिर घसीट लेते हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। जंतर मंतर पे किसानों के साथ किस बेरहमी के साथ इन्होंने व्यवहार किया, ये पूरे देश ने देखा, ठीक है। और रही बात ये, चाहे अर्धसैनिक बलों की बात हो, जिसमें आपके पैरामिलिट्रीज हैं, आपके जो BSF है, CRPF, CISF है, ITBP है, इनको ये क्या सुविधाएं देते हैं? आज इनके अंदर जो शहीद होता है उसको ये शहीद का दर्जा नहीं देते, एक बात। दूसरा, इनकी जो पहले जो सुरक्षा की, जो इनको एयरलिफ्ट के जो प्रावधान किए गए थे पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा, ये प्रावधान भी इन्होंने हटा लिए। और पूरी की पूरी जो घाटी के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नहीं मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सुरक्षा थी, जो पेट्रोलिंग की जो पहले के लिए नहीं कि कश्मीर बाई लिफ्ट भी जाते, एयर घाटी में कानवाई चलती थी, जम्मू से अगर घाटी तक कानवाई को पूरी सुरक्षा दी जाती थी, वो बात की सुरक्षा हटाई। और जो चीजें में भी ऐसा कुछ नियत है कि उसमें ये कहा जा सकता है कि आपको अगर उस काफिले के अंदर सिविलियन गाड़ी घुसी है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास में 8 दिन पहले उसकी पूरी सूचना थी। अरे भाई, पुलवामा का अटैक हो गया, आप उस अटैक को भुना रहे हो। उड़ी का अटैक होता है, आप उस अटैक को भुना रहे हो। और पठानकोट के अंदर एयरबेस पे हमला हुआ, ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद में आप ISI को बुला के हमारा एयरबेस दिखाते हो। अरे भाई, ISI से आप निरीक्षण करवा रहे हो। एक तरफ तो हम ISI के जो एजेंट हमारे यहाँ पकड़े जाते हैं, उनको हम राष्ट्रद्रोह के अंदर मुकदमा डाल के उनको जेल में डालते हैं, और आपने ISI से पूरा का पूरा वो करवा दिया। फिर आप बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हो, और मतलब वहां जा जाके अलग अलग तरीके से आप उनके केक काटते हो और बिरयानी खाते हो, या सॉल देते हो, या आम डिप्लोमेसी करते हो। अरे भाई, आप दो तरह की बातें मत करो इस देश को। फिर इन्होंने जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तो संसद के अंदर, उससे पहले संसद के अंदर जो उस वक्त विपक्षी दल की नेता थी सुषमा जी, उन्होंने कहा कि हम 1 के बदले 10 सर लेके आएंगे। अरे भाई, 1 के बदले 10 सर क्या, आप 1 का ही बदला नहीं पाए? हेमराज शहीद की विधवा और उसका परिवार आज भी अपने हक की बात कर रहा है, मथुरा के लोग हैं वो।
तो सुषमा जी जो बातें करती थी वहां जाके वो हरी साड़ी पहन के जाके वहां पे वो अपना अलग ही प्रचार कर रही है। अरे तो आप देखो रंग बदलते हैं, ये नॉर्थ में कुछ बात करते हैं, कश्मीर में जाके कुछ बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाके कुछ बात करते हैं, ये पूरे देश में ये पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते थे कि साहब बीफ के अंदर, आज हम बीफ के अंदर नंबर 1 बन गए। अरे भाई आप वोट बटोरने के लिए इस देश को, इस जनता को कितना बांटोगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी चीज पे। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी अपने 2014 के घोषणा पत्र पे बात नहीं करना चाहते, नया घोषणा पत्र दे दिया, मंदिर के लिए कुछ बोल दिया, इसके लिए कुछ बोल दिया, उसके लिए कुछ बोल दिया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंदर जितने आगे। आज हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते सबसे खराब दौर में इस वक्त। नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र हमारे से अलग पड़ा हुआ है। मालदीव की बात करें जिसको कि हमने तख्ता पलट से बचाया हमारे ब्लैक एंड कमांडो भेज के, चाहे श्रीलंका की बात करो, चाहे बांग्लादेश की बात करो, चाहे बर्मा की बात करो, सब जगह हमने अपने पड़ोसियों को खो दिया क्योंकि वो चाइना के या अमेरिका के दबाव में आ गए। हम कैसी बात करते हैं, हम सऊदी अरब के प्रिंस का यहां स्वागत करते हैं जो 2 दिन पहले जाके पाकिस्तान के अंदर जाके उनकी पीठ थपथपा के आता है और उसको हम यहां पे राष्ट्रीय गेस्ट बनाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं। आज अमेरिका, देखो इस देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये निश्चित मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंदर चाहे आतंकवाद भी है तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसके अंदर ये चाहे आज अफगानिस्तान की बात करो, अफगानिस्तान की हमारी स्थिति मजबूत थी, आज अफगानिस्तान के अंदर हम कमजोर हैं। मैं सारी बातें समझाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, आप लोगों का तो मैनिफेस्टो है नहीं, मैनिफेस्टो जिन लोगों का है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आप लोग भी लेकिन लेकर के आ रहे हैं। यहां मैनिफेस्टो की बात की जाती है, मैनिफेस्टो की बाध्यता कितनी होती है। खैर समय हमारे पास में कम है, वापस मैं राजस्थान पे फोकस करूंगा। हालांकि ये वही बिंदु है जो प्रधानमंत्री जी अपने मुख से बोल रहे हैं, वो सब पहलू हैं। यकीन की बात की जा रही है यहाँ पे, यकीन किस पे किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। आपको अगर सत्ता मिल गई तो बिल्कुल ठीक, जनता का सही डिसीजन है। अगर आपको सत्ता नहीं मिली तो जनता को गुमराह कर दिया। ये तमाम चीजें चुनाव में क्यों याद आती हैं? देखिए योगेंद्र जी, अगर पार्टी घोषणा पत्र के आधार पर अगर वोट मांगने जाती है तो पार्टी पूर्ण रूप से निष्ठा और ईमानदारी के साथ मतदाता के पास जा रही है। तो उन्होंने जो 5 साल में जनता से वादे किए, उस वादों को पूरा करके वोट मांगने जाए, वहां तक जनता को कोई तकलीफ नहीं है। 5 साल पहले जो वादे हमने किए, उस वादों को आपने उलंदा बना दिया उस घोषणा पत्र का। आप ये देखिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री सब झूठ बोलेंगे तो इस देश की जनता के साथ क्या होगा? किस बात की झूठ बोल रहे हैं आप देखिए, उन्होंने ये 2014 में कहा था कि राम मंदिर बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आज वो देश के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का नाम लेना तो भूल ही गए शायद वो। अब वो सिर्फ चुनाव की बात में फिर जनता ने उनसे पूछा कि साहब आपने राम मंदिर कब बनाओगे? कहते यूपी में हमको वोट डाल दो, हम राम मंदिर बना देंगे। दिल्ली में सरकार, यूपी में सरकार, फिर राम मंदिर क्यों नहीं? जब ये राम जी को ही धोखा दे सकते हैं तो हम जनता के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सफेद झूठ, जानकारी, ये सफेद झूठ, इन्होंने झूठा बोला, सब झूठी, हम नहीं जा पा रही। हमला कौन सा झूठी सही चल रहा है? कोई झूठी सही नहीं है, कोई झूठी सही नहीं है। आप क्यों बोल रहे सेना के लिए? सेना के लिए क्यों बोल रहे आप? सेना आपकी है क्या? बीजेपी की सेना है क्या? सेना बीजेपी की है क्या? देखिए, तो आपके लिए कानून मत बताओ उनको, आप पे कानून नहीं और हम पे कानून। अरे वाह साहब, गुजर साहब, कमाल कर दिया बोलने से। आप एक चीज समझ लीजिए, जब तक आप सच्चाई नहीं बोलोगे, जब तक सच्चाई के साथ प्रधानमंत्री नहीं होंगे, जब तक सच्चाई चलेगी नहीं, और सच्चाई जब नहीं होगी तो आप उसके परिणाम में जानते हो। अब आप बौखलाए हुए हो, आपके पास कोई सामान तो है नहीं, अब आप क्या झिटपटाट कर रहे हो? अरे सेना से अब तक क्या नहीं है, सेना तो हमारे देश की है, हम भी देश के आदमी हैं, कुछ भी नहीं है। में हमने दिखा दिया, अब लोकसभा में फिर दिखा देंगे, दिखा दीजिएगा, और आप दिखा दीजिएगा। आप जिस गठबंधन के साथ है। सवाल मेरा महेश जी से एक आखिरी सवाल है। महेश जी, मुद्दों से हट रहा है चुनाव, ये बात सही है कि पहले भी तंज व्यंग सब किए जाते थे, लेकिन अभी रोज नए मुद्दे गढ़े जाते हैं, विवादित बयान आते हैं, तो पार्टियां बस एक ही बात कहती हैं, ये उनका निजी बयान हो सकता है, और सामने वाले का निजी बयान अगर कोई ऐसा आ गया तो उस पर माफी मांगनी चाहिए। ये जनता कुछ इस बात को लेकर के करती है कि दोहरा चरित्र क्यों पॉलिटिशियंस का सामने आ रहा है कि हम अगर कुछ करें, हमारे मन मुताबिक अगर किसी ने बात करी तो बहुत बढ़िया है, और दूसरे ने किसी ने कह दी
तो वो निजी बयान हो सकते हैं। मैं यहां पे एक बात का जिक्र यूं करूंगा, ठाकुर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो साध्वी हैं, उनका बयान जब करकरे को लेकर के आया तो पहले दिन बीजेपी कई स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उनका निजी बयान हो सकता है। आज बीजेपी भी उनके साथ खड़ी है। तो खैर ये मुद्दा यहां कोई रिलेवेंट उसका नहीं है, मेरा राजस्थान पे ही फोकस करने की बात है। दोनों तरफ से जो शब्दों के बांध छोड़े जा रहे हैं, ये मैनिफेस्टो से भी ऊपर जा रहे हैं। कैसे देख रही है पब्लिक इसे? देखिए, ये तो मान के चलिए कि पब्लिक के भी सामने बिल्कुल ये क्लियर है राजनीतिक दलों का कि इनको चाहिए कुर्सी, ये जनता बिल्कुल मानती है। अब जब चुनाव आ गया तो वो जाए क्या, किसको चयन करना होता है, तो चयन करने के लिए फिर इनके पास वो देखिए बीजेपी कांग्रेस वगैरह। अब कहीं ना कहीं उसको ये देखता है कि भैया ये अच्छा काम कर रहा है तो चलो इसको दे दो। यही एक मतलब क्या होता है। सवाल इस बात का नहीं है, राजनीतिक दल और राजनीतिक नेतृत्व जब तक राजनीति को स्वच्छ और ईमानदारी से और उसको नहीं बनाएगा, इसको लोकतंत्र की मजबूती के लिए, तब तक मजबूती नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूं, आप टिकट जब चयन करते हैं वहीं से अगर खोज शुरू हो जाए कि हमारा विनिंग फैक्टर है, दागी हो बागी हो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो उसके बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक भव्य और सभ्य लोकतंत्र का निर्माण सही दिशा में जा रहा है? यहीं पे एक सवाल आता है। और कहां वो जाना चाहिए मंचों के माध्यम से जिससे वास्तव में पूरा किया जा सके। हम सब्ज बाग तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन जब जनता हिसाब मांगती है उस वक्त नजरिया कुछ अलग होता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तव में जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वोट जरूर कास्ट करेगी, लेकिन वो बैठाती है तो उतारती भी है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।